ओपी चौधरी एक ऐसा नाम जिसने महज 23 साल की उम्र में ही अपना आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया था। हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इनका जन्म हुआ था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में और ये रहने वाले थे उस इलाके के जहां बेसिक कम्युनिटीज के लिए भी लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात कि इस शख्स ने हिंदी मीडियम से पढ़कर अपना आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करा था, वो भी टॉप रैंक होल्डर के तौर पर। ये बने थे छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस ऑफिसर। लेकिन फिर ये क्या, इन्होंने छोड़ दिया अपना कलेक्टर का पद और आ गए राजनीति में। आखिर क्यों बाबूजी से नेताजी बन गए ओपी चौधरी? और एक आईएएस अफसर रहते हुए इन्होंने समाज के लिए क्या क्या करा? आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ओपी चौधरी के जीवन की पूरी कहानी को और करीब से देखेंगे। ओम प्रकाश चौधरी रायगढ़ जिले के वायंग गांव के रहने वाले हैं, जहां इनका जन्म 2 जून 1981 को हुआ था। इनके सर से पिता का साया उस वक्त उठ गया जब ये महज 8 साल के थे। उनके पिता के जाने के बाद उनकी माँ को जो कुछ पैसे पेंशन के रूप में मिला करते थे, उसी से उनकी माँ ने उनको पढ़ाया लिखाया। अब क्योंकि पिता की पेंशन से जुड़ी तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए ओपी चौधरी को अपनी माँ के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाना पड़ता था, तो वहीं पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुर्सी पर बैठे इस शख्स के कहने पर सभी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। ये शख्स जो भी कुछ कहता है, हर कोई उसकी बात फौरन मान लेता है। उस पल से ही ओपी चौधरी ने ठान लिया कि वो भी एक दिन जिला कलेक्टर बनेंगे। ओपी चौधरी बताते हैं कि उसी दिन से उन्होंने जिला कलेक्टर बनने का सपना देख लिया था और अपने उसी सपने की तरफ उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। अब क्योंकि घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए उनकी 12th तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से ही हुई। ओपी चौधरी ने कई इंटरव्यूज़ में खुद ही बताया है कि गांव के जिस स्कूल से उन्होंने 12th तक की पढ़ाई करी थी, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल तो था ही साथ स्कूल की टीचर्स भी बहुत कम थी। उस स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाते थे। इतना ही नहीं बल्कि पूरी 12th क्लास में मैथ्स की सिर्फ 4 क्लासेस हुई। अब उस दौर में छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में भला पढ़ाई का कोई और ऑप्शन भी कहाँ रहा होगा। आप हम कहते हैं ना कि 12th तक तो हर स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर ही होने चाहिए, लेकिन सोचिए ओपी चौधरी का बेसिक भला कहाँ से क्लियर हुआ होगा। ओपी चौधरी फिर अपनी ग्रेजुएशन के लिए भिलाई गए और वहाँ एक कमरे में ज़्यादातर समय बिताते हुए अपनी तैयारी की तरफ मेहनत में ईडी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने अपना सारा वक्त सेल्फ स्टडी की तरफ डेडिकेट करना शुरू करा और हर दिन के साथ अपने सपने के और करीब आने लगे। कॉलेज के दिनों में ही वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने गए। ये वो जगह है जहां देश के आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए ओपी चौधरी इस जगह को थोड़ा नज़दीक से देखना चाहते थे और अपने सपने को मैनिफेस्ट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होती थी जिन्होंने आईएएस का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा होता था और इसीलिए वहां स्थित सिक्योरिटी गार्ड ने ओपी चौधरी को गेट से ही वापस भगा दिया। उस दिन फिर से एक बार ओपी चौधरी के हौसले बुलंद हो गए। अब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत से पढ़ने लगे। इसी जज्बे के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान ही आईएएस की तैयारी भी पूरी कर ली। क्योंकि उन दिनों आज की तरह इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था, गूगल नहीं था, इसीलिए पढ़ाई के लिए मटीरियल जुटाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसलिए पढ़ाई के दौरान किताबें खरीदने के लिए भी ओपी चौधरी कई बार दिल्ली आ जाया करते थे, जहां उन्होंने काफ़ी तकलीफ में रहकर भी पढ़ाई के लिए अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बरकरार रखा। इसके बाद आईएएस की तैयारी करने वाले ओपी चौधरी ने महज 23 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में देश के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी को क्लियर कर लिया और वो भी एक रैंक होल्डर बनकर। इससे भी बड़ी ये बात थी कि ओपी चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके यूपीएससी की परीक्षा अच्छे अंकों से पास करी। जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी की है या फिर कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि हिंदी मीडियम के एक स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना कितना टफ रहा होगा। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि ओपी चौधरी की पोस्टिंग उनके ही कैडर में हुई। ओपी चौधरी की पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर साल 2006 में कोरबा में हुई। इसके बाद साल 2007 में उन्हें रायपुर में एसडीओ बनाया गया। इसके बाद ओपी चौधरी को साल 2011 में दंतेवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया और जब पहली बार उनको जिले की कमान थामी गई तो उन्होंने वहां ऐसा काम करा कि उनके काम के चर्चे दिल्ली तक गूंज उठे। जी हाँ, शायद दंतेवाड़ा नाम सुनकर ही आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि ये तो एक नक्सली इलाका है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस नक्सली प्रभावित इलाके में एक जिला कलेक्टर के तौर पर काम करना ओपी चौधरी के लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा, हम और आप शायद इसका सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस नक्सल एरिया में भी ओपी चौधरी ने अपनी सूझबूझ से ऐसे काम किया कि इन्हें कभी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वैसे ओपी चौधरी बताते हैं कि शुरुआत में नक्सलियों की ओर से उन्हें काफ़ी धमकियां भी मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ के लोगों को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करा, उनके लिए काम करना आसान हो गया। वहाँ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ओपी चौधरी ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए काम किया।
क्योंकि दंतेवाड़ा एक बहुत ही पिछड़ा आदिवासी इलाका रहा है, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ के आदिवासी बच्चों को साइंस की एजुकेशन के लिए खूब एनकरेज किया। बतौर कलेक्टर दंतेवाड़ा में जब उन्हें मौका मिला तो बच्चों के लिए उन्होंने नन्हे परिंदे योजना की शुरुआत करी, जो बच्चों को नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराता है। इतना ही नहीं बल्कि 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए छूलो आसमां योजना की भी शुरुआत करी गई। अपने 13 साल की सर्विस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसी कई योजनाओं पर काम किया जिससे उन्हें नेशनल लेवल पर भी सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाके को एजुकेशन हब में बदल दिया, जिसके चलते उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन से भी सम्मानित किया था। इसके बाद ओपी चौधरी चाहते तो एक आरामदायक जिम्मेदारी ले सकते थे, वो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर देश की और गरीब लोगों की मदद करने के लिए राजनीति से जुड़ने का फैसला करा। और हमारे देश की राजनीति को ऐसे और ईमानदार लोगों की जरूरत भी है। इस बार के चुनाव में ओपी चौधरी के जिम्मे और क्या क्या जिम्मेदारी आती है ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आने के पीछे अपने मकसद के बारे में ओपी चौधरी का साफ कहना है कि जरिया चाहे कोई भी हो, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज से जुड़ना और उनकी जरूरतों को पूरा करना ही है। इसलिए आज भी ओपी चौधरी किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वो युवाओं को करियर गाइडेंस देते हैं और एंटरप्रेन्योर बनने और आत्मनिर्भर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने ओपी चौधरी की। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।